राजपूत शासकों द्वारा विदेशी सत्ता का प्रतिरोध। लगभग 4 शताब्दी तक सतत प्रयत्नों के फलस्वरूप राजपूतों को स्थानीय या पारस्परिक युद्धों से अपने अपने वंश के अभ्युत्थान में तथा अधिवासन युग की मंजिल तय करने में सफलता प्राप्त हुई। किंतु 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही, जबकि कुछ राजपूत वंश अपनी स्थिति को पूरी तरह बना भी नहीं पाए थे, कि भारत के पश्चिमी भागों पर अरबों के आक्रमण आरंभ हो गए और उन्होंने सिंध एवं आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार स्थापित कर लिया। अरब आक्रमण का राजस्थान के राजनीतिक जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। भीनमाल का चाप वंश और चित्तौड़ का मौर्य वंश अरब आक्रमण से जर्जरित हो गए, किंतु साथ ही साथ राजस्थान में गुहिल, चौहान, परमार और प्रतिहार इतने शक्ति संपन्न हो गए कि अरब आक्रांता राजस्थान के राजनीतिक संतुलन को न बिगाड़ सके। इन राजवंशों की प्रबलता का परिणाम ये हुआ कि राजस्थान अधिक समय तक अपनी सीमा को विदेशी आक्रमण से बचाए रख सका। शाकंभरी के चौहान शासक। 7वीं शताब्दी में चौहान राजपूत उत्तरी राजस्थान में बसे हुए थे और अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे। बहुत पहले ये लोग दक्षिणी राजस्थान की ओर जाकर बूंदी और सिरोही में बस गए थे। चौहानों या चाहमानों की उत्पत्ति का विषय अत्यंत विवादास्पद है। पृथ्वीराज रासों में इन्हें अग्निकुंड से उत्पन्न बताया गया है, जो ऋषि वशिष्ठ द्वारा आबू पर्वत पर किए गए यज्ञ से उत्पन्न हुए 4 राजपूत वंशों प्रतिहार, परमार, चालुक्य एवं चौहानों में से एक थे। मूणोत नैनसी एवं सूर्यमल मिश्रण ने भी इसी मत का समर्थन किया है। पंडित गौरीशंकर ओझा चौहानों को सूर्यवंशी मानते हैं, तो कर्नल टोड ने इन्हें विदेशी मध्य एशिया से आया हुआ माना है। पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य आदि ग्रंथों में भी चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। डॉक्टर दशरथ शर्मा बिजोलिया लेख के आधार पर चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से मानते हैं, जबकि गोत्रोच्चार में इन्हें चंद्रवंशीय माना गया है। भाटों एवं चारणों की वंशावलियों तथा ख्यातों में चौहानों को अग्निवंशीय दर्शाया गया है, जबकि कुछ लोग इन्हें सूर्यवंशीय क्षत्रिय मानते हैं। विभिन्न शिलालेखों के आधार पर चौहानों का मूल स्थान जांगल देश, बीकानेर राज्य और उत्तरी मारवाड़ था, जिसका प्रमुख भाग सपादलक्स, सांबर और प्रारंभिक राजधानी अहिछत्रपुर या नागौर थी। सपादलक्स 1.25 लाख गांव नाम एक अत्युक्ति लगता है। 1.25 लाख गांव के कारण चौहान या चाहमान। उत्तरी राजस्थान के चौहानों ने पहले सांबर को जीता, फिर इन्होंने आमेर और जालोर पर विजय प्राप्त की। कुछ समय तक इनकी राजधानी नागौर रही, फिर वहां से हटाकर सांबर में बना ली गई। हमीर महाकाव्य और पृथ्वीराज विजय के अनुसार चौहान वंश का संस्थापक चाहमान नामक व्यक्ति था। बिजोलिया शिलालेखों के अनुसार वासुदेव नामक व्यक्ति ने 551 ईस्वी के आसपास सांबर या शाकंभरी अथवा सपादलक्स के चौहान राज्य की नींव रखी। इस चौहान वंश को शाकंभरी के चौहान या सांभरिया चौहान भी कहा जाता है। इन्होंने नागौर के स्थान पर सांबर को अपनी राजधानी बनाया। वासुदेव के उत्तराधिकारियों के बारे में विस्तृत एवं सही जानकारी नहीं मिलती। उनमें से एक दुर्लभ राज प्रथम प्रतिहारों का सामंत था, परंतु उसके वंशज सिंहराज ने प्रतिहारों के विरुद्ध अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी। सिंहराज के उत्तराधिकारी विग्रहराज द्वितीय ने मुस्लिम आक्रांताओं से डटकर मुकाबला किया था। इसी वंश का शासक गुवक प्रथम, जिसने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, स्वतंत्र शासक के रूप में उभरा। इसी वंश के शासक चंदन राज की पत्नी रुद्राणी यौगिक क्रिया में निपुण थी। ऐसा माना जाता है कि वह पुष्कर झील में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर अपने इष्ट देव महादेव की उपासना करती थी। वासुदेव के उत्तराधिकारियों के बारे में विस्तृत एवं सही जानकारी नहीं मिलती। उनमें से एक दुर्लभ राज प्रथम प्रतिहारों का सामंत था, परंतु उसके वंशज सिंहराज ने प्रतिहारों के विरुद्ध अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी। सिंहराज के उत्तराधिकारी विग्रहराज द्वितीय ने मुस्लिम आक्रांताओं से डटकर मुकाबला किया था। इस वंश की अन्य शाखाओं के राज्य आगरा और ग्वालियर के मध्य धौलपुर में, रणथंभौर और आबू पर्वत के उत्तर में नाडोल में भी थे।
इस वंश का प्रथम शासक वासुदेव था, जिसने सांबर झील का निर्माण करवाया। परंतु 11वीं शताब्दी के अंत में पृथ्वीराज प्रथम का पुत्र अजयराज 1109 से 1133 ईस्वी चौहान वंश का प्रथम शासक था, जिसने साम्राज्यवादी नीति का अवलंबन किया और मालवा के परमार शासक नरवर्मा को परास्त करके अपने राज्य का विस्तार किया। उसने 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में शासन करना प्रारंभ किया। अजयराज ने 1113 ईस्वी में अजय मेरू या अजमेर नगर की स्थापना की और अजमेर को अपनी राजधानी बनाया, जो पृथ्वीराज तृतीय तक बनी रही। राजधानी बदलने का कारण सांबर के स्थान पर अजमेर का अधिक सुरक्षित होना था, क्योंकि अजमेर चारों ओर से पहाड़ी से घिरा हुआ था। अजयराज ने 1113 ईस्वी में तारागढ़ नामक दुर्ग का निर्माण करवाया। निर्माण के समय इसका नाम अजय मेरू था। 15वीं सदी में मेवाड़ के महाराणा रायमल के पुत्र कुंवर पृथ्वीराज ने अपनी पत्नी के नाम पर इसका नाम तारागढ़ रखा। इस समय वह अजमेर का गवर्नर था। तारागढ़ का किला बीठड़ी की पहाड़ी पर बना है, अतः इसे गढ़ बीठड़ी भी कहते हैं। अजयराज अपने पुत्र अर्णोराज को गद्दी सौंपकर पुष्कर के पास तपस्या करने चला गया। अजयराज के बाद अर्णोराज या अन्नाजी 1133 से 1150 ईस्वी सिंहासन पर बैठा। अर्णोराज ने तुर्कों को परास्त करके चौहान राज्य की सीमा का सिंधु और सरस्वती नदी तक विस्तार कर दिया। जब उसकी शादी चालुक्य राजा जयसिंह की पुत्री से हो गई तो इनकी आपसी वैमनस्यता समाप्त हो गई, परंतु उसका झगड़ा दूसरे चालुक्य राजा कुमारपाल से चलता रहा। अर्णोराज ने अजमेर पर आक्रमण करने वाले तुर्क शासक को पराजित करके जीत की खुशी में जिस जगह यज्ञ किया था, वहीं 1137 ईस्वी में अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था। दो पहाड़ियों के बीच निर्मित इस झील की परिधि 12 किलोमीटर है। पुष्कर तीर्थ में अर्णोराज ने वराह मंदिर का निर्माण कराया था। अर्णोराज का अनिलवाड़ा के कुमारपाल से संघर्ष हुआ, जिसमें पराजित होने के बाद उसके पुत्र जगदेव ने उसकी हत्या कर दी। अर्णोराज के बड़े पुत्र जगदेव, जिसे पितृघातक कहते हैं, अल्पकालीन शासन के बाद उसके छोटे भाई विग्रहराज चतुर्थ ने उसकी हत्या करके सांबर की सत्ता संभाली। विग्रहराज चतुर्थ चौहान वंश का महान शासक था। विग्रहराज चतुर्थ 1151 से 1163 ईस्वी। विग्रहराज चौहान भी सलदेव के नाम से भी जाना जाता है। उसके सन 1153 ईस्वी से 1163 ईस्वी तक के 11 शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जिनके आधार पर विग्रहराज चतुर्थ संभवतः 1151 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था और उसने 1163 ईस्वी तक शासन किया था। उसका पिता अर्णोराज जयसिंह सिद्धराज और अनिलवाड़ा के कुमारपाल के हाथों पराजित हुआ था, अतः उसके मन में अपने पिता की अपमानजनक पराजय के कारण प्रतिशोध की भावना प्रबल हो रही थी। अपने पिता की पराजय का बदला लेने के लिए उसने सर्वप्रथम गुजरात की ओर अभियान किया। बिजोलिया शिलालेख से ज्ञात होता है कि सर्वप्रथम वह पृथ्वी के सर्वाधिक दुष्ट सज्जन की ओर बढ़ा और उसे मौत के घाट उतार दिया। यह सज्जन कौन था, इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि वह व्यक्ति सूर क्षेत्र का गवर्नर था, जिसे सिद्धराज ने नियुक्त किया था। इस मान्यता का अर्थ ये हुआ कि विग्रहराज सूर क्षेत्र तक बढ़ गया था, किंतु डॉक्टर सत्यप्रकाश ने इस मत को स्वीकार नहीं किया है। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने उचित तर्कों के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि सज्जन नामक व्यक्ति सूर क्षेत्र का सामंत नहीं था। कुमारपाल के चित्तौड़गढ़ शिलालेख विक्रम संवत 1207 से पता चलता है कि धुंधाधिपति सज्जन ने समिदेश्वर को पूजा का दान दिया था। सोमतिलक सूरी से पता चलता है कि विग्रहराज चतुर्थ की सेनाओं ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की और सज्जन की गज सेना पर अधिकार कर लिया। इन साक्ष्यों के अलावा अन्य कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है जिसके आधार पर यह स्वीकार किया जा सके कि विग्रहराज चतुर्थ ने सूर क्षेत्र तक अभियान किया था। यद्यपि इस चौहान शासक ने चालुक्य साम्राज्य पर अपनी दृष्टि डालने का प्रयत्न अवश्य किया था, किंतु पूर्ववर्ती सीमा को छूने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं कर सका था। विग्रहराज चतुर्थ ने अपने पराक्रम से नाडुले या नाडोल को दलदलों से भर दिया, जालोर को अग्नि की लपटों में झुलसा दिया, पल्लिका को एक साधारण से गांव में परिवर्तित कर दिया। इस संबंध में प्रश्न ये उठता है कि विग्रहराज ने ऐसा क्यों किया। इसका सीधा सा उत्तर ये दिया जा सकता है
कि इन प्रदेशों पर कुमारपाल के सामंत शासन करते थे और इनको नष्ट करके विग्रहराज ने अपना प्रतिशोध ले लिया था। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि क्या कुमारपाल ने इसका कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया? इसका उत्तर हम नाडुल्ले में पाते हैं, परंतु अंत में लाभ विग्रहराज को ही हुआ। चाहमान प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि कुमारपाल की शक्ति क्षीण हो गई थी, अतः कुमारपाल विग्रहराज से सीधी टक्कर नहीं ले सका। फिर भी इस विवरण से ये निष्कर्ष निकालना भी उचित प्रतीत नहीं होता कि विग्रहराज ने कुमारपाल चालुक्य को प्रत्यक्षतः पराजित किया, क्योंकि प्रथम तो इस विवरण में अतिशयोक्ति का अंश प्रत्यक्ष दिखाई देता है और दूसरा, ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि विग्रहराज कभी भी कुमारपाल की सीमाओं पर प्रत्यक्ष रूप से उंगली रख सका हो। फिर भी इस विवरण के आधार पर यह अवश्य कहा जा सकता है कि इस संघर्ष में चाहमान शासक को भौतिक लाभ हुआ था। भादानकों पर विजय। बिजोलिया शिलालेखों में काव्यात्मक शैली में भादानकों का विवरण मिलता है। राजशेखर भादानकों के साथ साथ मेरू और टक देशों की जनजातियों का वर्णन देता है जो अपभ्रंश बोलती थी। मेरू प्रदेश का समीकरण संभवतः थार रेगिस्तानी प्रदेश से किया जा सकता है। टक का अर्थ दक्षिण पूर्वी पंजाब से है, संभवतः भादानक इनके आसपास ही रहते होंगे। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार वे शेखावाटी के उत्तरवर्ती प्रदेश अर्थात आधुनिक गुड़गांव जिला, अलवर राज्य का कुछ भाग तथा हिसार जिले की भिवानी तहसील के क्षेत्र में रहते थे, जो अब अहिरवाटी के नाम से जाना जाता है। विग्रहराज ने इन भादानकों पर भी विजय प्राप्त की। दिल्ली और हांसी पर अधिकार। बिजोलिया शिलालेख में दिल्ली और हांसी पर विग्रहराज चतुर्थ का अधिकार बताया गया है। पालम बावली शिलालेख विक्रम संवत 1337 तथा दिल्ली संग्रहालय शिलालेख विक्रम संवत 1384 से ज्ञात होता है कि चाहमानों के आधिपत्य से तोमरों ने हांसी पर पुनः अधिकार कर लिया था। अन्य विवरण से भी इसकी पुष्टि होती है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने एक पुरानी बही के आधार पर कहा है कि विक्रम संवत 1209 में तोमरों और चाहमानों का युद्ध हुआ था। संभवतः ये घटना विग्रहराज चतुर्थ के काल में हुई होगी। तोमर पराजित हुए और उनके हाथ से दिल्ली निकल गई। डॉक्टर दशरथ शर्मा द्वारा उद्धृत पुरानी बही का विवरण भले ही ऐतिहासिक न हो, परंतु शिलालेखों के विवरण के आधार पर इस घटना पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। इस समय में गढ़वालों और चाहमानों की सीमावर्ती चौकी चाहमानों के अधिकार में आ गई और तोमर शासक दिल्ली में चाहमानों के सामंत के रूप में शासन करने लगे थे। दिल्ली पर अधिकार करके विग्रहराज चतुर्थ उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली सम्राट बन गया और मल्लेच्छों के आक्रमणों को रोकने का सीधा उत्तरदायित्व बिशलदेव अर्थात विग्रहराज चतुर्थ के कंधों पर आ गया। मुसलमानों से संघर्ष। विग्रहराज चतुर्थ को मुसलमानों से भी संघर्ष करना पड़ा। ऐसा प्रतीत होता है कि विग्रहराज ने पहली बार मुसलमानों के विरुद्ध रक्षात्मक नीति का पालन किया था। हमीर बढ़ता हुआ बेवर जयपुर के निकट तक पहुंच गया। उसने विग्रहराज को आत्मसमर्पण करने को कहा। संभवतः चाहमानों का मुख्यमंत्री श्रीधर आक्रमणकारी के हाथों पहले ही बिक चुका था। विग्रहराज के लिए यह अत्यंत ही कठिन परीक्षा की घड़ी थी। विग्रहराज ने धर्म, मंदिरों, मित्रों तथा सभी पवित्र स्थलों की रक्षा का व्रत लिया। फलस्वरूप हमीर को लौटकर वापस जाना पड़ा। संभवतः मुस्लिम आक्रमणकारी अमीर खुसरो शाह 1153-1160 ईस्वी था। इस घटना के बाद विग्रहराज की स्थिति काफी सुधर गई और अब वह एक विजेता की स्थिति में था। शिवालिक स्तंभलेख विक्रम संवत 1120 के अनुसार विग्रहराज ने अधिकतर सभी हिंदू प्रदेशों को मलेच्छों से छीन लिया तथा इसके बाद वे पंजाब में ही शेष रहे। अन्य विजय। पृथ्वीराज विजय में विग्रहराज की अन्य विजयों का भी उल्लेख मिलता है। उसने अनेक पर्वतीय दुर्गों पर अधिकार कर लिया। रवि प्रभा का कथन है कि मालवा के शासक और हरि सिंह ने जैन मंदिर रवि विहार अजमेर में ध्वज चढ़ाया था। रवि प्रभा के इस कथन में सत्यता है तो विग्रहराज के इस कथन में भी सत्यता है कि हिमालय से लेकर विंध्य प्रदेश तक के शासक उसे उपहार भेंट करते थे। शिवालिक शिलालेख के अनुसार उत्तर में उसकी शक्ति हिमालय तक बढ़ गई थी। दक्षिण में यदि हिमवद विंध्यांतरालम भुवः शब्द उचित है तो मालवा पर उसका अधिकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में हो सकता है।
परंतु आर्यावर्त के शासक उसे भेंट देते थे। यह कथन कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण लगता है, लेकिन इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इसमें अनेक शासकों ने अपने धन का मुसलमानों के आक्रमण से बचाने के लिए ठीक स्थान पर उपयोग किया हो। चाहे जो भी सत्य हो, निसंदेह विग्रहराज चतुर्थ विजेता के रूप में चाहमान वंश का सबसे महान शासक था। विग्रहराज के अन्य कार्य एवं मूल्यांकन। विग्रहराज चतुर्थ एक महान विजेता और युद्ध क्षेत्र का सूरमा था। उसने दिल्ली, पंजाब, पाली, जालोर एवं नागौर राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य का अंग बनाया। वह मात्र विजेता एवं तलवार का धनी ही नहीं था, बल्कि वह भारतीय संस्कृति का प्रबल पोषक भी था। वह कविता के मर्म को जानने वाला भावुक सम्राट तथा विद्वानों का आश्रयदाता था। पृथ्वीराज विजय के अनुसार वह कवि बांधव अपने तात्कालिक कवियों का आश्रयदाता था, अतः कवियों ने ये उपाधि दी था और उसके बाद इस शब्द की सार्थकता प्राय समाप्त हो गई थी। उसके दरबारी कवि सोमदेव द्वारा रचित ललित विग्रहराज संस्कृत नाटक अपने समय का महान ऐतिहासिक नाटक है। इसमें विग्रहराज चतुर्थ व देसल देवी, इसे काल्पनिक रूप से इंद्रपुर की राजकुमारी कहा गया है, कि प्रेम का प्रसंग है। विग्रहराज ने उच्च कोटि के भवनों का निर्माण करवाया, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण अजमेर में उसके द्वारा निर्माण कराया गया कंठाभरण नामक संस्कृत विद्यालय का भवन है, जो मालवा के परमार शासक भोज द्वारा धार में बनवाए गए संस्कृत विद्यालय के अनुरूप था। बाद में 1198 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस विद्यालय को ध्वस्त करवाकर उसी के मलबे से उस मस्जिद का निर्माण कराया, जो 2.5 दिन का झोंपड़ा के नाम से प्रसिद्ध है। 2.5 दिन के पीछे 2 किंवदंतियां हैं। पहली, इसका निर्माण 2.5 दिन में करवाया गया, और दूसरी, यहाँ 2.5 दिन का पंजाब सा मेला या उर्स भरता था। इस मस्जिद की प्रशंसा करते हुए टोड ने लिखा है, यह हिंदू शिल्प कला का प्राचीनतम एवं परिष्कृत स्मारक है। कनिंघम ने भी इसकी बड़ी प्रशंसा की है। चाहमान प्रशस्ति उसके काल की एक उच्चकोटि की कविता है, जो 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक मस्जिद के अवशेषों पर आज भी देखी जा सकती है। सोमदेव उसको महान विजेता तथा अपने समय का अत्यधिक विद्वान शासक बताता है। विग्रहराज स्वयं एक अच्छा साहित्यकार भी था, जिसकी पुष्टि उसके द्वारा संस्कृत भाषा में रचित हरिकेली नाटक से होती है। इसमें अर्जुन व शिव पशुगुप्त के मध्य हुए युद्ध का वर्णन है। अर्जुन जब देवलोक में ब्रह्मास्त्र लेने जाता है तो ये युद्ध होता है। यह एक धार्मिक नाटक है। किलहॉर्न महोदय ने इस नाटिका और उसके कवित्व की अत्यधिक प्रशंसा की है। उसके युग की अन्य कृति बिसलसर झील है, जो लगभग 2.5 मील की परिधि में फैली हुई है। संभव है किसी समय इसके चारों ओर मंदिर और प्रतिमाएं रही होंगी। विग्रहराज ने बिसलपुर नामक कस्बे को बसाया तथा अनेक नगरों का निर्माण करवाया, और वे उसके विभिन्न नामों से प्रसिद्ध हैं। पृथ्वीराज विजय के अनुसार उसने अनेक दुर्गों का निर्माण कराया, ताकि मलेच्छों से युद्ध के समय काम आ सकें। हरिकेली नाटिका तथा पृथ्वीराज विजय के अनुसार विग्रहराज चतुर्थ शैव धर्मावलंबी था, परंतु दूसरे धर्मों का भी वह आदर करता था। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने लिखा है कि विग्रहराज के शासन को सपादलक साम्राज्य का स्वर्ण युग समझा जाना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे विग्रहराज चतुर्थ के उत्तराधिकारियों के बारे में।